मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन में। और आज हम जो है मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। मतलब पर्वतमाला, पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं उसके विषय में हम थोड़ा सा आज अध्ययन करेंगे। हम यहाँ से आज देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो इसको हम भाग 1 और भाग 2 और हो सके तो भाग 3 तक भी जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि भाग 1 आज कर लेते हैं और भाग 2 कल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, है ना, मेरे साथ ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। यहाँ आपका ध्यान बिल्कुल ब्लैक बोर्ड में होना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा व्यवहारिक विषय है ना। तो थोड़ा सा अपना ध्यान आप यहाँ पर केंद्रित कीजिएगा, है ना। जो चीज़ बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं विंध्याचल श्रेणी। कौन सी श्रेणी है ये वाली? पूरी विंध्याचल श्रेणी दिख रही है आपको। तो विंध्याचल श्रेणी का जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर बिहार तक है, ठीक है। गुजरात से लेकर कहाँ तक है? बिहार तक का क्षेत्र होता है ना। तो यहाँ पर आप देखिए विंध्याचल श्रेणी में क्या क्या होता है कि विंध्याचल श्रेणी में विंध्याचल की पहाड़ी है ना, और फिर भांडेर की पहाड़ी, और भांडेर की पहाड़ी से आगे बढ़ते बढ़ते कैमूर की पहाड़ी है, जिसका विस्तार जो है बिहार पटना तक होता है, ठीक है। इधर यूपी में बनारस तक, और फिर वहाँ से होते हुए वो कहाँ होता है? फिर पटना तक जाता है कुल मिला के। तो गुजरात से शुरू होती है विंध्याचल, तो ये कहाँ तक जाती है? बिहार तक जाती है। ये यहाँ पे देखिए आप, ये पूरी की पूरी विंध्याचल की श्रेणी है, ठीक है। ये श्रेणी कैसी है? बीच में हल्की हल्की कटी पिटी सी भी है। तो ये विंध्याचल पहाड़ी है, विंध्याचल पहाड़ी है। इस विंध्याचल पहाड़ी से जब आगे बढ़ते हैं तो हमको भांडेर की पहाड़ी मिलती है, और भांडेर के बाद में हमको कैमूर की पहाड़ी मिलती है, ठीक है। तो इन तीनों का जो संयुक्त रूप है या संयुक्त श्रेणियां जो हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विंध्याचल की श्रेणी। सबसे पहले विंध्याचल, विंध्याचल के बाद भांडेर, और भांडेर से फिर कैमूर। इस तरीके से विस्तार गुजरात से लेकर पटना बिहार तक, ठीक है। इस तरीके से आपको ये समझना होगा। तो ये पहाड़ी डिसकंटिन्यूअस है, मतलब असतत है। बीच में क्या है? कटी पिटी है। ये कैसी पहाड़ी है? सतत नहीं है, बल्कि बीच में क्या है? ये हल्की सी कटी पिटी पहाड़ी है। आपको नज़र आ रहा है ये पूरा, देखिए। तो ये पूरी विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और पूरी जो पर्वत श्रेणी है, ये कौन सी है? ये विंध्याचल की श्रेणी है। विंध्याचल रेंज कहा जाता है इसको अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसकी जो टोटल जो लंबाई है वो 1086 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि विंध्याचल श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है, जो गुजरात से लेकर पटना बिहार तक फैली है, इसकी टोटल लंबाई है 1086 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है आपको? फिर विंध्याचल जो है एक अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? विंध्याचल अवशिष्ट पर्वत है। अभी मैं बताऊंगा अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, ठीक है। फिर ये हो गया आपका विंध्याचल। विंध्याचल के अगर हम उत्तर पश्चिम में हम लोग जाएं तो हमको मिलेगा मालवा का पठार, और मालवा के पठार से जब हम उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो हमको मिलती है अरावली। क्या मिलती है? अरावली। और इसी अरावली पर्वत में ही जो है, अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है गुरु शिखर। कौन सा? गुरु शिखर। और गुरु शिखर जो है उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो विंध्याचल के उत्तर पश्चिम में क्या है? मालवा का पठार है। ये देखिए मालवा का पठार है, और मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली है, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। बात समझ में आ रही है आपको? इस तरीके से है। और जो विंध्याचल श्रेणी है वो मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य से होकर जाती है, ठीक है। और ये किस नदी के समानांतर है? बिल्कुल आप देखिए, नर्मदा के, है ना। ये हो गया विंध्याचल की पहाड़ी, और ये बह रही है नदी आपकी पश्चिम की ओर। कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा बह रही है। मतलब अगर आप नर्मदा नदी को सेंटर पॉइंट मानो तो नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है? विंध्याचल है। और नर्मदा नदी के दक्षिण में आपको मिलेगा काई की पहाड़ी मिलेगी। आपको पूरी कुल मिला के सतपुड़ा की श्रेणी मिलेगी, ठीक है। नर्मदा के ऊपर विंध्याचल, और नर्मदा के नीचे आपको मिल जाएगा सतपुड़ा रेंज। ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा, ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा। किसके नीचे? नर्मदा के ऊपर विंध्याचल और नर्मदा के नीचे सतपुड़ा की श्रेणियाँ। तो इस तरीके से ये है ना। और क्या चीज़ है यहाँ पे देखिए, ये हो गई आपकी पूरी विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी से अगर हम दक्षिण में आएंगे तो नर्मदा नदी मिलती है। नर्मदा नदी किधर से किधर बहती है? वो बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, खंबात की खाड़ी में गिरती है, और वहाँ से वो अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। और ये नदी क्या बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। और इसी के साथ साथ एक नदी और है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और वो भी
क्या बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। उस नदी का नाम क्या है, ताप्ती है। ठीक है, तो अभी हम नर्मदा को भी देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम विंध्याचल देखे, विंध्याचल के बाद में हमने मालवा का पठार भी देख लिया, मालवा के फिर उत्तर पश्चिम में हम लोग गए तो अरावली देख ली, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी हमने क्या देख ली है, गुरु शिखर देख ली। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी, 1722 मीटर। तो विंध्याचल, विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा, और नर्मदा के दक्षिण में जो है आपको मिल जाएगा क्या, सतपुड़ा की श्रेणी। और इसका जो विस्तार है सतपुड़ा का, ये है गुजरात से कहाँ तक, इधर गुजरात और इधर जो है ये अंत में जाता है, लगभग ये झारखंड तक इसका विस्तार है, मतलब छोटा नागपुर के पठार तक, है ना। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये हो गया आपकी विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। और उसके बाद में यहाँ से एक नदी निकलती है सोन, और उसके जस्ट इस तरफ जो है वो है पारसनाथ की पहाड़ी। काय की पहाड़ी है, पारसनाथ की पहाड़ी है। तो अभी ध्यान से समझिए, विंध्याचल हमने देखा, और विंध्याचल से ही जो है आगे अगर हम लोग जाएं, जो यहाँ पर एक नदी जो इसको विभाजित करती है, सोन नदी, है ना। तो ये सोन नदी जो है कुल मिलाकर विंध्याचल और पारसनाथ पहाड़ी के बीच में जल विभाजक का काम करती है। ठीक है, ये पूरी की पूरी विंध्याचल की श्रेणी, और विंध्याचल से अगर हम इधर जाते हैं तो पारसनाथ की पहाड़ी हमको मिलती है। बात समझ में आ रही है। फिर ये हो गई नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी अभी हम लोग देखेंगे, है ना। अब हम लोग देखते हैं पूरा का पूरा ये जो है सतपुड़ा रेंज या सतपुड़ा की श्रेणी, है ना। इसको सतपुड़ा या सप्तपुत्र श्रेणी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी कितनी रेंज है, टोटल 7 रेंज है, लेकिन हमको यहाँ पर 3 ही रेंज पढ़नी है। ठीक है, इसका विस्तार जो है देखो ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो राजपीपला की श्रेणी, और राजपीपला के बाद में जो है इसका ग्वालियर की पहाड़ी भी है इसी में, इसमें महादेव की पहाड़ी भी है, और इसमें मैकाल की श्रेणी भी है। तो इन तीनों चारों को मिलाकर जो है कंप्लीट किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण हो रहा है। राजपीपला जो कि गुजरात में भी है कुछ हिस्सा इसका, और कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको देखने मिलेगा बुरहानपुर दर्रा। दर्रा क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिए कि यहाँ पर कौन सा दर्रा है, राजपीपला और ग्वालियर की पहाड़ी के बीच में जो दर्रा है वो है बुरहानपुर दर्रा। और बुरहानपुर से फिर हम देखो दर्रे के बाद में ग्वालियर पहाड़ी है, और ग्वालियर की पहाड़ी के बाद में जो है महादेव पर्वत है, और महादेव की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कौन सी सबसे ऊंची चोटी, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1352 मीटर, है ना। और इसी महादेव के निकट पर है यहाँ पर कौन सा स्थान, पचमढ़ी, जिसको सतपुड़ा की रानी कहते हैं। ठीक है, तो पचमढ़ी क्या है, एक प्रकार का ये पर्वतीय इलाका है, या इसको हम लोग कहते हैं हिल स्टेशन, मतलब एक ठंडा स्थान, एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान। ठीक है, ये महादेव है, और इसी महादेव पहाड़ी के निकट पे ही जो है हमारा पचमढ़ी हिल स्टेशन है। पचमढ़ी की जो हाइट है वो है 1067 मीटर, 1067 मीटर। ओके, फिर इसी पचमढ़ी का जो सबसे ऊंचा प्लेस है वो है चौरागढ़। चौरागढ़ की ऊंचाई है 1334 मीटर। बात समझ में आ रही है आपको। और महादेव की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। बात समझ में आ रही है। और ये देख लीजिए आप यहाँ से राजपीपला, बुरहानपुर दर्रा, ग्वालियर। ठीक है, वहाँ से जब हम लोग आते हैं तो ये हो गया आपका महादेव, और महादेव के निकट ही जो है पचमढ़ी, और पचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी चौरागढ़, महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ की ऊंचाई 1352, चौरागढ़ की ऊंचाई 1334। उसके बाद में जब हम मैकाल में आते हैं तो मैकाल में है अमरकंटक। अमरकंटक की ऊंचाई कहीं कहीं पे देता है 1048 और कहीं कहीं देता है 1066 मीटर। ठीक है, दोनों अगर ऑप्शन में दिया है तो वो क्वेश्चन फाल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया है, चाहे 1048 मीटर दिया हो या 1066 मीटर दिया हो। ठीक है, दोनों स्थिति में वो सही होगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होना चाहिए। अगर दोनों हो गए तो आपका ऑप्शन ही फाल्स हो जाएगा। ठीक है, कहाँ तक आ गए, हाँ, महादेव की सबसे ऊंची चोटी क्या है, हमने देख ली धूपगढ़, है ना। फिर वहाँ से हम लोग आए कौन सी पहाड़ी, महादेव के बाद में मैकाल। तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अमरकंटक, जिसकी कि मैंने अभी आपको ऊंचाई बता दिया 1048 या फिर कहीं कहीं पर 1066 मीटर देता है। ऑप्शन में कभी भी दोनों आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक हाइट पूछेगा और दोनों आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक, कुछ किताबें अलग देती, कुछ किताबें अलग देती हैं, है ना। तो इसी अमरकंटक से देखो एक कौन सी नदी निकल रही है आपकी, नर्मदा। क्या निकल रही है, नर्मदा निकल रही है। और नर्मदा किधर फ्लो हो रही है, आप देखो पूर्व से पश्चिम की ओर फ्लो हो रही है। पूर्व से पश्चिम की ओर निकल कहाँ से रही है, मैकाल श्रेणी, मैकाल जो पर्वत है
इसमें जो अमरकंटक नाम का स्थान है, यहीं से जो है क्या निकल रही है, आपकी नर्मदा नदी निकल रही है। और यहीं से आपकी कौन सी नदी निकलेगी, यहीं से आपकी कौन सी नदी निकलेगी, सोन नदी निकलेगी। कौन सी नदी निकलेगी, सोन। और इसी मैकाल पर्वत से ही एक भाग से जो है 3 नदी और निकलती, एक निकलती है महानदी जो कि दक्षिण की ओर बहती है, फिर जोजिला भी निकलती है और रिहंद भी निकलती है। लेकिन मैकाल के अमरकंटक से 2 मुख्य नदियाँ निकलती हैं, एक निकलती है आपकी कौन सी, नर्मदा, और दूसरी निकलती है आपकी सोन। ये देखो नर्मदा इधर जा रही है, सोन इधर जा रही है, जो सोन किस किस को विभाजित कर रही है, एक तो विंध्याचल श्रेणी को और पारसनाथ पहाड़ी को ये विभाजित कर रही है, ठीक है। और दूसरा आप नर्मदा को देखो, नर्मदा विंध्याचल को और सतपुड़ा दोनों रेंज को आपस में क्या कर रही है, विभाजन कर रही है या विभाजक का काम कर रही है। एक प्रकार का ये प्राकृतिक विभाजक है, ठीक। कौन, नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में प्राकृतिक विभाजक कौन है, नर्मदा। नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, क्या है, मैकाल पर्वत में जो अमरकंटक नाम का स्थान है वहाँ से ये निकल रही है। 2 नदी निकल रही हैं, एक नर्मदा निकल रही है और दूसरी कौन सी नदी निकल रही है, आपकी सोन नदी निकल रही है। बात समझ में आ रही है ना। और यही मैकाल से ही जो है 3 और नदियाँ निकलती है, महानदी, जोजिला और रिहंद नाम की। देखो 3 नदी यहाँ से निकल रही है ना। ये अमरकंटक से निकल रही है लेकिन मैकाल से ही निकल रही हैं। अमरकंटक से सिर्फ 2 ही नदी निकलती हैं, याद रखिएगा। अगर महानदी देता है तो वो उसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। एक तो नर्मदा निकल रही है मैकाल से, और एक कौन सी नदी निकल रही है आपकी, वो निकल रही है सोन नदी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के समझ लीजिए, राजपीपला जो है एक स्थान है गुजरात में, वहाँ का एक गांव है, उसी के नाम पर इस पहाड़ी का नाम राजपीपला है। तो इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है कहाँ आता है, इसका ज़्यादातर हिस्सा आता है कहाँ पर, वो आता है आपका गुजरात में, और बहुत कम हिस्सा आता है इसका मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर बुरहानपुर दर्रा, फिर ग्वालीगढ़ की पहाड़ी है ना, फिर महादेव पर्वत के निकट पचमढ़ी का सबसे ऊंचा स्थान चौरागढ़ है ना, पचमढ़ी हिल स्टेशन है जिसको सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। फिर महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1352 मीटर, फिर अमरकंटक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताओगे धूपगढ़। कितनी है इसकी ऊंचाई, 1352 मीटर। अगर इस पे आप सुधार करेंगे, अगर मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछता है तो वो है चौरागढ़। क्या है, चौरागढ़ है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखेंगे 1334 मीटर के साथ में। और मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछता है तो वो है अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई है कहीं 1048 देता है और कहीं पर 1066 देता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन में कभी आपको नहीं देगा, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। तो कुल मिला के अगर हम सतपुड़ा की लंबाई देखें, सतपुड़ा रेंज की या सतपुड़ा श्रेणी की, तो ये है 1120 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 900 मीटर से अधिक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर से अधिक इसकी ऊंचाई है। फिर यहाँ से अगर हम दक्षिण में जाएं तो यहाँ पर एक स्थान मिलता है बैतूल के पास में, मुल्ताई, और इसी मुल्ताई से फिर कौन सी नदी निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है। अगर आपको पूछा जाए कि जो सतपुड़ा रेंज है वो किन 2 नदियों के बीच में अवस्थित है, तो वो नर्मदा और ताप्ती के बीच में एक अवस्थित क्षेत्र है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों के बीच में सतपुड़ा की श्रेणी पाई जाती है। ऊपर नर्मदा, नीचे ताप्ती, बीच का जो क्षेत्र होता है वो है सतपुड़ा। सतपुड़ा में राजपीपला है, महादेव है, मैकाल है, ठीक है। मुख्य रूप से ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ भी हैं। तो इस पिक्चर को अपने दिमाग में आप लोग अच्छे से क्रिएट कर लो। राजपीपला का ज़्यादातर हिस्सा आता है गुजरात में और बहुत कम हिस्सा इसका एमपी में आता है। महादेव पूर्ण रूप से जो है इसका ज़्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है और बहुत कम हिस्सा इसका महाराष्ट्र में आता है। फिर मैकाल का जो हिस्सा है ज़्यादातर हिस्सा इसका एमपी में और बहुत कम हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में आता है। तो कुल मिला के हम लोग कह लें कि इस सतपुड़ा का जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक है। कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक है, बिल्कुल, है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी सारी बातें। और अगर हम ताप्ती से नीचे जाएं, ताप्ती के दक्षिण में जाएं, तो हमको यहाँ पर अजंता की पहाड़ी मिलती है। और अजंता की पहाड़ी कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। इसने मतलब 2013 में MPPSC ने इससे क्वेश्चन पूछा था कि अजंता की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो काफ़ी लोगों ने उसका आंसर गलत टिक किया था, है ना। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। विंध्याचल, नर्मदा, फिर सतपुड़ा, फिर ताप्ती, फिर अजंता की पहाड़ी,
है ना। फिर विंध्याचल के ऊपर उत्तर पश्चिम में गए तो मालवा, उसके उत्तर पश्चिम में गए तो अरावली। तो इस सारी बातों को आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से है। हाँ, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि सतपुड़ा श्रेणी के बाद का अगर हम हिस्सा देखें तो सतपुड़ा का जो विस्तार है ये कहाँ तक है, कुल मिलाकर लगभग ये झारखंड तक है, ठीक है। और यहीं पर जो है आपको क्या मिलेगा, छोटा नागपुर का पठार। इसके अगर आप यहाँ से जाओ तो इसका विस्तार जो है झारखंड तक है। सतपुड़ा के बाद में क्या मिल जाएगा आपको, छोटा नागपुर का पठार, जो कि पूर्ण रूप से कहाँ पर है, झारखंड में है, ठीक है। और छोटा नागपुर के पठार के जब ऊपर जाओगे तो आपको काय की पहाड़ी मिलेगी, राजमहल की पहाड़ी। देखो ये हो गया आपका पूरा सतपुड़ा रेंज। और सतपुड़ा रेंज जो है इधर छोटा नागपुर के पठार तक है इसका विस्तार, जो कि झारखंड में है। और छोटा नागपुर के पठार के जब उत्तर में जाएंगे तो आपको राजमहल की पहाड़ियाँ मिलेंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और ये देखिए नदियों का फ्लो भी देखिए, जिस प्रकार से एरो दिखाया गया उसी हिसाब से क्या हो रहा है, नदियों का फ्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने नर्मदा को दिखाया, इधर है महानदी दक्षिण की ओर जा रही है, सोन जो है उत्तर पूर्व की ओर जा रही है ना। तो इस तरीके से आपको समझना होगा, ठीक। फिर कुछ जो पॉइंट हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। जैसे सतपुड़ा नर्मदा, जो सतपुड़ा है वो नर्मदा तथा ताप्ती के बीच में जल विभाजक का काम करती है, ये बात मैंने आपको बता दिया। और जो अरावली है ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। दुनिया की अगर सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की हम लोग बात करें तो क्या है, अरावली है, ठीक है। और अरावली क्या है, एक अरावली कैसा पर्वत है अभी मैं आपको बता दूंगा। अरावली जो है, अरावली एक प्राचीन वलित पर्वत है। क्या, कौन सा पर्वत है ये, प्राचीन वलित पर्वत है, ठीक है। प्राचीन वलित पर्वत है। और कहीं कहीं पर इसको अवशिष्ट पर्वत भी देता है, ठीक है। कौन सा पर्वत देता है इसको, अवशिष्ट पर्वत भी देता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों का उदाहरण है, ये प्राचीन वलित पर्वत भी है और अवशिष्ट पर्वत भी है, दोनों का ये उदाहरण है, ठीक। फिर हम यहाँ से नीचे आए तो सतपुड़ा क्या है, ये जो सतपुड़ा की जो श्रेणी है ये एक प्रकार का क्या है, ब्लॉक पर्वत है। क्या है ये, एक प्रकार की ब्लॉक पर्वत श्रेणी है, ठीक है। क्यों, कौन सी पर्वत श्रेणी है, ब्लॉक पर्वत श्रेणी। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है ब्लॉक पर्वत, क्या होता है, ठीक। उसके बाद में राजमहल भी जो है एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये पॉइंट है। फिर आपको समझना होगा थोड़ा सा कि पर्वत क्या होता है, पठार क्या होते हैं और पहाड़ क्या होते हैं। मैं बहुत हल्के हल्के में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ रही। लेकिन सबसे पहले आप इस मैप को अपने दिमाग में क्रिएट कर लीजिए कि किस तरीके से कहाँ पर क्या चीज़ है ना। क्योंकि काफ़ी मेहनत करके ये इन चीज़ों को आपको बताया जा रहा है, तो आप जो है इसको अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। और मेरे वीडियो की जो लिंक है वो अपने जो छोटे भाई बहन हैं या अपने सगे संबंधी हैं, है ना, या जो मित्र हैं जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम किसी भी तरीके की, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो चाहे MPPSC हो, तो उन तक मेरे वीडियो की जो लिंक है आप ज़रूर शेयर करें, है ना, ताकि उनको फ़ायदा मिल सके, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो यार भैया, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देख लो पर्वत क्या होता है। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि सतपुड़ा नर्मदा के बीच में जल विभाजक का काम करते हैं, है ना। प्राचीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत क्या होते हैं मैं बता देता हूँ बहुत जल्दी। सबसे पहले देख लो कि पर्वत क्या होते हैं। पर्वत होने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पर्वत होने के लिए कितनी कंडीशन होनी चाहिए, 3। तो पहली कंडीशन क्या है पर्वत होने के लिए, उसकी ऊंचाई जो है वो 1000 मीटर या उससे अधिक। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1000 मीटर या उससे अगर अधिक ऊंचा है तो वो पर्वत है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसका जो ढाल है, जो किनारा है वो कैसा हो, बहुत ज़्यादा, उसका जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा कैसा होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए। तब तो क्या होना चाहिए कि स्लोप होना चाहिए, उसका जो ढाल है वो कैसा होना चाहिए, एकदम तीव्र होना चाहिए। और उसका जो ऊपर का आकार जो है वो कैसा होना चाहिए, चोटी नुमा होना चाहिए। चोटी नुमा मतलब ये चोटी है, इस टाइप से हमने बताया। ये देखो, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो सकरा सा भाग है इसको हम लोग कहते हैं चोटी, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं चोटी। तो पहली चीज़ क्या है, 1000 मीटर से ऊंचा होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उसके ढाल तीव्र होने चाहिए। और
तीसरी कंडीशन क्या है कि इसका ऊपर का आकार सकरा होता है, जिसको कि हम चोटी कहते हैं, मतलब उसकी चोटी होनी चाहिए। तो अगर वो तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो क्या कहलाएगा? पर्वत, जिसको कि अंग्रेजी में माउंटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको माउंटेन कहा जाता है। इस तरीके से पर्वत जो हैं वो 4 किस्म के होते हैं। ठीक है, पर्वत कितने किस्म के होते हैं? 4। एक होता है प्राचीन वलित पर्वत, प्राचीन वलित, फिर होता है नवीन वलित, प्राचीन वलित, नवीन वलित, फिर ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, और फिर अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, आज सिर्फ आप इनके नाम जान लीजिए, अगले दिन किसी वीडियो में मैं पूरे विस्तार से आपको बता दूंगा कि प्राचीन वलित पर्वत क्या होते हैं, नवीन वलित पर्वत क्या होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं, और अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं। अवशिष्ट पर्वत मतलब ऐसा पर्वत जो ताप, दाब और अन्य भौतिक घटकों के प्रभाव में घिस घिस के जो है पूरा क्या हो चुका हो, वो नष्ट हो चुका हो, या उसका काफ़ी हिस्सा घिस चुका हो, तो वैसे पर्वत को हम लोग कौन सा पर्वत बोलेंगे? अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, और वलित पर्वत का मतलब ये होता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ प्लेटें होती हैं, मतलब बड़े बड़े भूखंड होते हैं जिसपे कि पूरा का पूरा महासागर या महाद्वीप रखा होता है। जब ये गति करते हैं तो आपस में टकराते हैं, और टकराने से क्या होगा कि मान लो 2 ईंटें अगर हम लोग रखते हैं और बीच में अगर कीचड़ रख दें हम और दोनों को टकराएं, तो क्या होगा? वहाँ पे कीचड़ कुछ इस टाइप से फैल जाता है, ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो वही सेम प्रक्रिया होती है प्राचीन वलित पर्वत में और नवीन वलित पर्वत में। ठीक है, प्राचीन वलित पर्वत में ये है कि ये पहले हो चुका है, वर्तमान में नहीं हो रहा है, लेकिन नवीन वलित पर्वत में क्या होगा कि प्लेटें आज भी खसा करेंगे, जैसे हिमालय का निर्माण आज भी हो रहा है। ठीक है, तो किसी दिन इसको बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, आज सिर्फ छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पर्वत के विषय में इतना याद रखिए, 3 कंडीशन हो, 1000 या 1000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई हो तो वो पर्वत है। दूसरी कंडीशन, उसका ढाल जो है या उसका किनारा है वो एकदम तीव्र होना चाहिए तो वो पर्वत है, और ऊपर उसका आकार सकरा है, मतलब चोटी नुमा है, तो वो पर्वत है। अगर 3 कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो पर्वत या माउंटेन है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं पठार। पठार क्या होता है? पठार ऐसी आकृति, ठीक है, जमीन की सतह से उठा हुआ एक ऐसा स्थल खंड है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी हो? 500 मीटर हो। ठीक है, 500 मीटर या उससे अधिक है ना, 500 मीटर या उससे अधिक है, और जिसके किनारे बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं। मतलब इसकी आकृति एक कैसी होती है? टेबल, ऊपर से एकदम कैसे होती है? टेबल नुमा होती है, मतलब टेबल के जैसी, है ना। तो ये एकदम ऊपर कैसा होता है? प्लेन होता है, और अचानक से क्या होता है? इसके ढाल कैसे होते हैं? तीव्र होते हैं। इसके ढाल ऊपर प्लेन और अचानक से फिर उसके स्लोप पाया जाता है, तीव्र ढाल पाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पठार। पठार की ऊंचाई 500 मीटर या 500 से अधिक है तो वो पठार है। ठीक है, फिर दर्रे क्या होते हैं? तो दर्रे को भी जान लीजिए। 2 पर्वतों के बीच में, देखिए यहाँ उदाहरण, राजपीपला और ग्वालियर पहाड़ी, इन 2 पर्वतों के बीच में जो सकरा लंबा रास्ता होता है उसको कि हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग दर्रे। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा बुरहानपुर दर्रा है। ठीक है, राजपीपला की पहाड़ी और ग्वालियर पहाड़ी के बीच में जो एक सकरा लंबा रास्ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग दर्रा कहते हैं, और यहाँ पर बुरहानपुर दर्रा इसका उदाहरण है। ठीक है, ऐसे ऐसे भारत में बहुत सारे दर्रे हैं, है ना। ये दर्रे कई प्रकार के काम में आते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और परिवहन, अन्य सभी क्षेत्रों में इनका अपना अपना योगदान होता है। ठीक है, किसका? दर्रों का। ठीक, तो आई थिंक ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। एक बार फिर से थोड़ा सा इसको, पिक्चर को आप अपने दिमाग में क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, है ना, कि किस किस तरीके से क्या बताया गया है आपको। देखिए, ताप्ती भी इधर पश्चिम में बह रही है और नर्मदा भी पश्चिम की ओर फ्लो कर रही है, दोनों नदी पश्चिम की ओर फ्लो कर रही हैं। ठीक, अवशिष्ट पर्वत, वही मैंने बताया कि पर्वत जब किसी प्रकार के प्राकृतिक घटकों के संपर्क में आता है, चाहे वो प्रकाश हो, ताप हो, दाब हो, है ना, तो उसके कारण वो क्या होता है? घिस जाता है या फिर वो कटने सा लगता है, जैसा भी है ना। तो वैसे पर्वत को कहते हैं हम लोग अवशिष्ट पर्वत। कौन सा पर्वत कहते हैं उसको? अवशिष्ट पर्वत, है ना। और वलित पर्वत जो है वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया, है ना, कि प्लेटों के चलने के कारण जो स्थलाकृतियाँ जो निर्मित होती हैं या कोई भूखंड निर्मित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राचीन वलित पर्वत या फिर नवीन वलित पर्वत। किसी दिन बहुत विस्तार से पढ़ेंगे इसको, है ना। अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, अगर मैं समझाऊंगा भी
तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको मैं लंबा नहीं करना चाह रहा। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ एक समझ लीजिए कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है वो एक प्रकार के ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत कैसा होता है कि जब किसी स्थलाकृति में, है ना, जब किसी स्थलाकृति में, एक स्थलाकृति है ना, इस स्थलाकृति में जब कोई दो भाग नीचे की ओर खसक जाते हैं और उसकी तुलना में, जब ये बताओ कि तीन चीज़ें ऐसे साथ में रखी हुई हैं, ठीक है, ये तीन चीज़ आपके साथ में रखी हुई हैं, है ना, तो आजू बाजू के ये दोनों हैं नीचे की ओर कैसे हो जाएंगे, खसक जाएंगे। तो इसकी तुलना में, इन दोनों की तुलना में ये वाला भाग तो ऊपर उठा रहेगा। तो इसी ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ठीक है, कि आजू बाजू के दो भाग जो स्थलखंड है वो नीचे दब गए, उसकी तुलना में जो बीच का भाग है वो ऊपर उठा रह गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और सतपुड़ा किस टाइप का पर्वत है, आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये एक ब्लॉक पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अवशिष्ट पर्वत भी आपने समझ लिया, पठार समझ लिया, दर्रे समझ लिए, ब्लॉक पर्वत क्या होता है उसको भी आपने समझ लिया। ठीक है, तो इस मैप को आप ध्यान में रखिए और क्या, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, है ना। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, है ना, और कमेंट भी कीजिए। जय श्री राम।